गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल्यावस्था वृद्धि विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर के इस पेपर के अंतर्गत हम वंचित वर्ग को देख रहे हैं, क्योंकि भारत में जनधन तक शिक्षा या हमें कहना चाहिए कि 100% शिक्षा के लिए जो प्रयास हमने देख रहे हैं या संविधान के द्वारा प्रारंभ से ही इसके लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, उसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जो शिक्षा के प्रति आज भी या तो उदासीन कह लो या फिर उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। उसकी वजह से वे जहाँ सामाजिक तौर से वंचित वर्ग कहलाते हैं कि उनको समाज की तरफ से समस्त सुविधाएं या समस्त अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, वो उन बालकों में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से भी शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि ईंट भट्टा, रेती बजरी, खेतीहर, बटईदार और निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों के बालकों की समस्या। अर्थात कि अगर हम इनको देखें तो ईंट भट्टा एक निश्चित सीजन में ही चलता है। उसी सीजन में ईंटों का निर्माण और उसको पकाने का कार्य चलता है। रेती बजरी का कार्य भी निश्चित है कि जहाँ प्राप्त होती है वहीं आज यहाँ नहीं प्राप्त तो दूसरी जगह जाना है। तो इसमें भी एक स्थायित्व का कोई नहीं है सुविधा। खेतीहर मजदूर जो कि खेतों में तो मौसम के अनुसार खेतों में कार्य किया जाता है, 3 महीने 2 महीने का कार्य है तो वो जाते हैं, उसके बाद में उनके पास कार्य नहीं होता है तो खुद काम की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं। बटाईदार में भी यही स्थिति और यही स्थिति निर्माण कार्यों में कि जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक वो लोग वहाँ हैं। जब कार्य पूर्ण हो गया तो उनको वहाँ से माइग्रेशन करना ही है, एक स्थान से अपने स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें जाना ही है। तो जब ये भी एक तरह से देखा जाए तो अस्थायी घुमंतु परिवार की तरह ही हो जाते हैं। तो इनकी भी शिक्षा की बहुत सारी समस्याएं हैं। इनमें सबसे पहला यहाँ पर हम उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। ये सबसे पहला है कि इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। निश्चित आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, इसीलिए ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, क्योंकि आर्थिक संसाधनों को जुटाना इनके जीवन को जीने के लिए धन का होना आवश्यक है, आर्थिक संसाधनों का होना आवश्यक है, और जो इनके पास नहीं होता है और उसको जुटाने के लिए उन्हें इन कार्यों में जब संलग्न होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको जाना ही होता है, अर्थात कि इनका स्थायित्व नहीं होता। फिर दूसरा, अशिक्षित माता पिता, चूँकि इनका कार्य प्रारंभ से ही अस्थिर है, कहना चाहिए है कि परमानेंट कोई इनके पास व्यवसाय नहीं है, स्थायी व्यवसाय इनके पास कुछ नहीं होता है, इसकी वजह से इनका निवास भी स्थायी नहीं होता। इस वजह से माता पिता भी इनके, क्योंकि एक शिक्षा की परंपरा इन वर्गों में कभी रही भी नहीं, तो ये लोग शिक्षा के प्रति हमेशा उठते हैं उदासीन, उसी के कारण माता पिता अशिक्षित रह जाते हैं। जब माता पिता अशिक्षित रहते हैं तो वो बालक शिक्षा के महत्व को कतई नहीं समझते हैं कि शिक्षा बालक के जीवन के लिए या किसी व्यक्ति के जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, क्योंकि अधिकांशतः इन जो सोच होती है उनका शिक्षा प्राप्त करने के बाद में हमें नौकरी मिलनी चाहिए। एक इन सोच जो होती है वो ये होती है, ये शिक्षा का महत्व इस दृष्टिकोण से नहीं समझते कि शिक्षित व्यक्ति घर कैसे चलाना है, स्वच्छता के प्रति किस प्रकार से ध्यान रखना है, सामाजिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार से एक सौहार्द और एक सामंजस्य स्थापित करना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनमें शिक्षित व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है वो अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में एकदम भिन्न होती है, उनमें बेहतर होती है। तो ऐसे में माता पिता के अशिक्षित होने की वजह से बालक की किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। फिर रूढ़िवादी और अंधविश्वास, निश्चित है कि आप शिक्षित नहीं हैं तो जो परंपरागत रूढ़िवादिता या अंधविश्वास चला रहा है उन पर हम विश्वास करते हैं। शिक्षित लोगों का भी यही है कि एक बार किसी चीज़ से, जैसे कहा गया कि भाई एक मैना का दिखने से आपके लिए बुरा होगा, बाई चांस अगर वास्तव में आपके साथ बुरा हो जाता है तो आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए अंधविश्वास बैठ जाता है कि ऐसा होने में एक दिखने में मेरे को निश्चित है कि मेरा आज कुछ न कुछ बुरा घटित मेरे साथ होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे
जब शिक्षित व्यक्तियों पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है तो अशिक्षित व्यक्ति के ऊपर कितना पड़ता होगा। इसी वजह से ये अंधविश्वासी और रूढ़िवादी भी बहुत होते हैं जो कि बालक की शिक्षा के मार्ग का या बालक के विकास के मार्ग का रोड़ा बनते हैं। उसके बाद में है शिक्षा के महत्व को ये बिल्कुल नहीं समझते हैं कि शिक्षा क्यों आवश्यक है। फिर आवश्यक सामग्री का अभाव, क्योंकि जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिन आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होती है वो संसाधन एक तो आर्थिक कमजोरी के कारण जुटा नहीं पाते हैं और दूसरा महत्व नहीं जानते। तो उनको लगता है कि क्या मतलब है, जैसे आजकल स्मार्ट क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस का बहुत चलन चल पड़ा है। बालक के सीखने का सबका अपना अपना तरीका होता है, अपनी गति अपनी वृद्धि। जैसे एक बालक है जो सुनकर देखकर बहुत अच्छा सीखता है और एक बालक खुद पढ़कर ज़्यादा अच्छा सीखता है। जो सुनकर देखकर बहुत अच्छा सीखता है वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ऑनलाइन जो ये नोट्स या ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल होती हैं इनके साथ मेरा एक टाई अप करा दो या मेरे को इसमें मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए, जिससे कि मैं इसको नियमित रूप से देखकर और अपनी शिक्षा को सुचारू कर सकूँ। शिक्षित अभिभावक तक ये सोचते हैं कि क्या मतलब है, फालतू का पैसा इसमें डालने से कोई सेंस नहीं, किताबें हैं पढ़ो उससे। अरे बालक की क्षमता को समझो, लेकिन वो नहीं होता है। ऐसे में उसकी उपयोगिता अभिभावक नहीं समझते हैं और कहते हैं ऐसे में संसाधन बालक के लिए वो जुटाना भी पसंद नहीं करते। अगली बात आती है कि बालकों को काम पर भेज देना, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होती है इन परिवारों की, इसीलिए अपने आर्थिक स्थिति को सामान्य करने में यूँ कहा जाए कि जीवन को सुचारू या सही ढंग से चलाने के लिए धन की आवश्यकता, उसके लिए वो बालकों को छोटे छोटे कामों के लिए भेज देते हैं। जैसे निर्माण कार्यों में आपने कई जगह देखा होगा कि छोटे छोटे बालक भी ईंटों को उठा के रखना या कुछ सामान वगैरह है तो उस कार्यों में ये बालक लगे हुए होते हैं। ईंट भट्टा में भी है तो वो बालक कच्ची ईंटों को बनाने के काम में माता पिता के साथ ही सहयोग करते हैं, जिससे कि कुछ पैसा उनको भी मिल जाए, जिससे कि परिवार की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका कुछ समाधान हो सके। इस दृष्टिकोण से बालकों को विद्यालय भेजने की तुलना में वे बालकों को किसी न किसी काम पे भेजना पसंद करते हैं, जिससे कि कुछ आर्थिक सहायता उनको प्राप्त हो सके। उसके बाद में है कि स्थायी निवास की समस्या। निश्चित है कि हमने पहले ही बात करी कि इनके एक भी कार्य ऐसा नहीं है जहाँ पर ये नियमित रूप से पूरे साल 2 साल लगातार बालक को व्यक्ति व उस परिवार को एक ही स्थान पर रहकर काम मिल सके। तो वो अपने काम की तलाश से जब काम यहाँ खत्म हुआ फिर वो दूसरी जगह उस काम की तलाश में चले जाते हैं, इससे इनका स्थायी निवास नहीं हो पाता है। उसके बाद में स्थानीय भाषा की समस्या, क्योंकि प्रारंभिक सालों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा या मातृभाषा बताई गई है। अब बालक जैसे राजस्थान का बालक है वो उड़ीसा में जाता है तो वहाँ पर उड़िया भाषा, अब बालक को वहाँ की भाषा नहीं आती है तो वो भी उसकी कहा जाए कि शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित होती है। ऐसे भी विद्यालयों की स्थापना करें। अब ऐसे जो प्रवासी मजदूर होते हैं इनके लिए, इनके बालकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालयों को स्थापित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इन बालकों की संख्या होती है कम, विद्यालय पूरी व्यवस्था उसकी करनी पड़ती है और फिर वहाँ पर योग्य शिक्षकों का भी अभाव होता है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों पर जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ पर निश्चित है कि उस क्षेत्र के भाषा बोलने वाले व्यक्ति वहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। जैसे उड़ीसा का या तमिलनाडु का बालक राजस्थान में आता है तो यहाँ पर तमिल या उड़िया भाषा बोलने वाले शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे कि बालक की शिक्षा बाधित होती है। इसी कारण से इस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इनके लिए जो प्रयास की बात कही जाती है कि इनके लिए क्या प्रयास सरकार के द्वारा होते हैं, संस्थाओं के द्वारा होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ थी कि स्थायी निवास की व्यवस्था, यानी कि इनको स्थायी रूप से निवास हो सके इनका, इसके लिए इस प्रकार के कार्य इनको उपलब्ध कराए जाए जिससे कि स्थानीय लोग भी उन कार्यों में संलग्न हों। जैसे कि कोई राजस्थान में जैसे किसी एक क्षेत्र में जा रहा है कि भाई मेरे को यहाँ ईंट भट्टे का काम, तो ईंट भट्टों के काम और भी जगह है, तो उन ईंट भट्टों में स्थानीय मजदूरों को जोड़ा जाए, तुलनात्मक रूप से बाहर से किसी को माइग्रेट करके बुलाया जाए। तो ऐसे में कुछ स्थायी निवास की व्यवस्था की जाए कि जिससे वो स्थायी रूप से निवास करें और उनके बालकों की शिक्षा स्थायी रूप से उसी विद्यालय में निरंतर रूप से गतिशील रहे। उसके बाद में आर्थिक सहायता प्रदान करना, क्योंकि आर्थिक
संसाधनों की कमी की वजह से ये बालकों को काम पर भेज देते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जैसे कि विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ वगैरह जो हैं उसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि बालकों को वे काम पर भेजने की बजाय जितना कमा कर वो बालक ला रहे हैं या उनकी शिक्षा के ऊपर जितना खर्च हो रहा है वो खर्च उनको वापस मिल जाए, जिससे कि उनको लगेगा कि शिक्षा के ऊपर अनावश्यक खर्च उन्होंने नहीं किया है, अतः वो बालक को शिक्षा से जोड़े। फिर माता पिता को शिक्षित करने का प्रयास करें। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के माध्यम जो स्थापना है वो इसी उद्देश्य से की गई कि जो अशिक्षित माता पिता हैं इनको शिक्षित किया जाए, जिससे कि शिक्षित होने के बाद वे अपने आप में कुछ परिवर्तन को अनुभव करेंगे, तो उसके आधार पर वे बालक के विकास की कल्पना को भी साकार कर सकेंगे और बालक की शिक्षा के में अवरोध उत्पन्न नहीं होने देंगे। फिर छात्रावासों की व्यवस्था, जैसे कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका कि कार्य ही कुछ इस तरह का है, तो ऐसे कार्यों या इनकी समस्याओं के समाधान के लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैसे कि जिस क्षेत्र का, जैसे राजस्थान का या यूपी का परिवार है, तो वहाँ पर ही छात्रावास की व्यवस्था ऐसी हो कि बालक उन्हीं छात्रावासों में रहकर अपनी शिक्षा को सुचारू करे और माता पिता साल में 2 बार 3 बार जब भी कार्य समाप्त होता है, सीजन खत्म होता है, तो वापस जब अपने गाँव आते हैं तो वो अपने बालकों से मिल सके, अर्थात कि छात्रावास में रहकर बालक अपनी शिक्षा को निरंतर रख सकता है। फिर व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि इन्हें मूल रूप से आवश्यकता है व्यवसाय शिक्षा की, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बालकों को यदि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए तो इनकी समस्या का बहुत हद तक समाधान हो सकता है। इसी वजह से पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जाने लगा है। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, यानी कि इन्हीं में से निकले योग्य शिक्षकों को इनके शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त करना, जिससे कि इनकी समस्याओं को, चूंकि अगला बंदा भी उन समस्याओं को से परिचित है, उनसे वो निकल चुका है, तो इन बालकों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, जिससे कि उसको एक शिक्षण व्यूहरचना का जो निर्माण होता है वो इस तरह से करे कि जिससे बालक सहजता से और सरलता से शिक्षा को अर्जित कर सके। तो आज हमने यहाँ तक वंचित बालकों के बारे में जितना भी टॉपिक था आज इसको अंतिम हमने समाप्त किया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज इसी के आधार पर आपको ये प्रश्न करना है कि ईंट भट्टा, रेती, कचरे आदि इन विभिन्न श्रमिक वर्ग के बालकों की शिक्षा की शैक्षिक विकास में की समस्या और उनके प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को आपको सुरक्षित रखना है। उसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि घर से बाहर आप जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें, आप मुँह पर कपड़ा बांध कर निकलें, किसी से भी बात करते समय 6 फुट की दूरी बनाए रखें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें, जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, सुरक्षित